सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ की लॉ सीरीज़ की नई क्लास लेकर। इस क्लास का नाम है पार्ट 2, जो कि बेस्ड है सिटीजनशिप पर। कहाँ की? इंडिया की, जो कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए 3 सवाल है और आपको इन तीनों सवालों का जवाब देना है। आपको इस क्लास को देखना है। इस क्लास को देखते देखते आपको इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। सवाल मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो कलकत्ता में पैदा हुआ और जो उसके पेरेंट्स हैं वो बांग्लादेश के हैं, यानी उसके पेरेंट्स बांग्लादेश के हैं जो कि आकर के कलकत्ता में बस गए हैं। आप ये कह सकते हो कलकत्ता में है और यहाँ पर उस बच्चे का जन्म होता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है कलकत्ता में, तो क्या उस बच्चे को इंडियन नागरिकता मिल जाएगी? अगला सवाल ये है, क्या एक बिजनेसमैन है जो 15 सालों से दिल्ली में रह रहा है, यानी कि वो इंडिया का नहीं है, 15 सालों से दिल्ली में रह रहा है और वो पाकिस्तान से है, तो क्या ऐसे में उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी? क्या वो बन सकता है इंडियन नागरिक? अगला सवाल ये है, कोई व्यक्ति है जो इंडिया में रहता है, यहाँ पे पढ़ाई करता है और इसके पास इंडियन नागरिकता है, लेकिन इसके बाद में स्टडी के लिए या किसी दूसरे पर्पज से जॉब के लिए इंडिया छोड़कर फॉरेन में बस जाता है, यूएसए में बस जाता है और उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये है, क्या किसी और कंट्री की नागरिकता पाने के बाद क्या उसकी नागरिकता यहाँ की बनी रहेगी या चली जाएगी? अभी क्वेश्चंस क्यों पूछे हैं उसकी वजह है जो आपका पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विच डील्स विद द सिटीजनशिप, जो नागरिकता के बारे में ही है। बट बिफोर जंपिंग टू द टॉपिक, आपको मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आप इस क्लास को ध्यान से देखें, क्योंकि इसी क्लास में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप भले ही लॉ के छात्र हों या ना हों, लेकिन फिर भी आपके लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब इनको जानेंगे तो आप ये जान पाएंगे नागरिकता यानी सिटीजनशिप कैसे काम करती है। अभी हाल ही में कुछ टॉपिक्स हाईलाइट हुए थे, जिसमें एक एनआरसी था, इसके अलावा सीएए था। हम उसके बारे में भी बात करेंगे आज की इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें। द ग्रेट सिटीजनशिप डिलेमा, यानी 1947 में जब आपका देश आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो क्या चैलेंजेस थे और वो चैलेंजेस ही बने हैं जाकर रीज़न सिटीजनशिप डिक्लेयर करने की। कौन भारतीय नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, ये कैसे डिक्लेयर किया गया। चलिए उसके लिए बात करते हैं। कहते हैं जब इंडिया आज़ाद हुआ था, व्हेन इंडिया वाज पार्टीशनड ऑन 15 अगस्त 1947, तब 2 नेशंस इमर्ज हो गए थे। पहला नेशन था जिसे इंडिया कहा गया। इंडिया जो था वो सेकुलर था और डेमोक्रेसी पर बेस्ड था, यानी कास्ट विशेष को वरीयता नहीं थी यहाँ पर। दूसरा देश बना पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लामिक नेशन डिक्लेयर किया गया। अब यहाँ से रिजल्ट ये हुआ कि बहुत बड़ा पैमाने पर माइग्रेशन हुआ। सीधी सीधी बात है, जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान में रहने वाले सिख थे, बौद्ध थे, वो वहाँ पर इंडिया में स्टेबल हो गए। कहते मोर देन 14 मिलियन पीपल माइग्रेटेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। करीबन 14 मिलियन लोगों ने बॉर्डर्स को क्रॉस किया। मुस्लिम्स पाकिस्तान गए और हिंदू और सिख इंडिया आ गए। खून की नदियाँ बह गई, ये तो सभी को पता है। ऐसा हुआ था, रिवॉर्ड्स हुए थे, दंगे हुए थे, दंगे में बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है 1947 जब इंडिया आपका आज़ाद हुआ। पार्लियामेंट पे बैठकर लोग बहस कर रहे हैं कि अब जो भारत में भारतीय नागरिकता हम किसको देंगे। क्योंकि सीन क्या है, कुछ लोग अभी पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बहस चल रही है। क्वेश्चन क्या थे, हु वुड बी कंसिडर्ड एज इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक किसको माना जाएगा। अगला क्वेश्चन था, व्हाट अबाउट दोज हु लेफ्ट फॉर पाकिस्तान बट वांटेड टू टर्न, यानी उन लोगों के बारे में क्या किया जाएगा जो इनिशियली तो पाकिस्तान चले गए बट पाकिस्तान जाने के बाद अब वो वापस इंडिया आना चाहते हैं। बेसिकली आप बात मुस्लिम्स के लिए कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी था, शुड इंडिया गिव सिटीजनशिप टू द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड, ऐसे लोगों को भी भारतीय नागरिकता देनी चाहिए जो लोग इंडिया में पैदा तो हुए हैं लेकिन अब बाहर अब्रॉड में रह रहे हैं किसी न किसी काम के पर्पस पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये बहस चल रहा है, इस मुद्दे पर डिस्कशन चल रहा है कि क्या किया जाए। अब यहाँ से स्टार्ट होती है, तो जो ग्रेट लीडर्स थे उनमें से उनके आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट आता है वो आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों है, इसकी वजह मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको। मैंने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से एक हैं जिनकी वजह से इंडिया यूनाइट हुआ। 565 रियासतें थी जो आज़ादी के बाद अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स बने और उनको यूनाइट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो जब इस बारे में बहस चल रही थी पार्लियामेंट पे, तो उनका स्टैंड था, उन्होंने कहा
दोज हु हैव लेफ्ट इंडिया एंड गॉन पाकिस्तान, वो लोग जिन्होंने बाय चॉइस अपनी मर्जी से इंडिया को छोड़ा और पाकिस्तान चले गए, कैन नॉट क्लेम सिटीजनशिप हियर अगेन, अब वो दोबारा यहाँ की नागरिकता क्लेम नहीं कर सकते। इंडिया कैन नॉट बी धर्मशाला ऑफ एवरीवन, इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ जिसका जो मन करे जब आए और जिसका जो मन करे चला जाए। ये व्यू था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वही अदर हैंड पर जब हम बात पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की करते हैं, उनका स्टैंड थोड़ा अलग था। उनका मानना था इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ होम फॉर ऑल, इंडिया सब के लिए हमेशा से घर रहा है, इवन इफ समवन लेफ्ट इन द फियर, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो डरवश या किसी दूसरे रीजन से उन्होंने भारत को छोड़ा। दे शुड बी अलाउड टू रिटर्न, उनको वापस आना अलाउड होना चाहिए इफ दे ट्रूली वांट टू बी एन इंडियन, अगर वो दिल से इंडियन बनना चाहते हैं। भले ही किसी न किसी वजह से वो इंडिया से छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए, अगर वो दिल से इंडियन बनना चाहते हैं तो वो बने। ये था जो स्टैंड पीटी नेहरू का। अगला स्टेटमेंट डॉक्टर BR अम्बेडकर का था, जिन्होंने कुल मिला के आप कह सकते हैं चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। उनका स्टैंड बड़ा प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा वी मस्ट मेक प्रैक्टिकल रूल्स टू डिफाइन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन बट वी मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन। उन्होंने कहा हमें रूल्स तो बनाने चाहिए कि भारतीय कौन है, लेकिन रूल्स बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए धर्म के बिहाफ पर, रिलीजन के बिहाफ पर। रिलीजन के बिहाफ पर आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप बाय रिलीजन ये हैं तो आप इंडियन हैं, बाय रिलीजन आप ये हैं तो आप इंडियन नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट चल रहे थे पार्लियामेंट पे, और इन आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइनली डिसीजन लिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ऐड किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 ऐड किया गया। लिखा हुआ है फाइनली द कंसिस्टेंट असेंबली डिसाइडेड टू ऐड आर्टिकल 5 to 9 इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेटल दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सेटल करने के लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 9 ऐड किए गए, जहाँ पे इन सारे के सारे सवालों का जवाब था। अब क्या जवाब था, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो 5 से 9 तक है, हु वॉज एन इंडियन सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950, ये उन लोगों के बारे में है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950। उस समय के बिहाफ पर, उस समय के पॉइंट ऑफ टाइम पर कौन भारतीय नागरिक माना जाएगा, उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब क्या एक्सप्लेन करता है वो देखते हैं। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ पर फिलहाल हम इन आर्टिकल्स की बात करेंगे, 10 और 11 की हम बाद में बात करते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, इफ यू वर बॉर्न इन इंडिया आर योर पेरेंट्स वर बॉर्न हियर आर यू लिव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years बिफोर 26 जनवरी 1950 यू आर एन इंडियन सिटीजन। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं, आपके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं, या फिर आप इंडिया में 5 साल पहले से, कब, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 की डेट में से अगर आपको यहाँ पे रहते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो क्या है, फिर आप भारतीय नागरिक हैं, यू आर इंडियन सिटीजन। अ पर्सन बॉर्न इन पंजाब इन 1940, इन 1950 में जो व्यक्ति पंजाब में पैदा हुआ उसे इंडियन सिटीजन माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 5 कहता है कि आपको अगर 1950 से पहले यानी 5 साल पहले से आप इंडिया में रह रहे थे तो आप भारतीय नागरिक हैं। आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो भारतीय नागरिक है। अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे तो आप भारतीय नागरिक हैं। ये आर्टिकल 5 कहता है आपका। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 माइग्रेशन के बारे में है। क्या कहता है, इफ़ यू माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 19 जुलाई 1948 एंड लिव्ड इन इंडिया परमानेंटली यू कैन बी इंडियन सिटीजन। अगर आप पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे, कब, 19 जुलाई 1948 को, यानी 19 जुलाई 1948 को, या उससे पहले आप पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे, ठीक है, और यहाँ पर आप परमानेंटली सेटल हो गए हैं, परमानेंटली रह रहे हैं, तब की बात 1950 की बात है, ठीक है। 1948 और 19 जुलाई 1948 को आप इंडिया आ चुके हैं उससे पहले, और तब से आप परमानेंटली इंडिया में रह रहे हैं, तो फिर आपको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लिखा है, सिख फैमिली फ्रॉम लाहौर हु मूव टू अमृतसर बिफोर 1948 गॉट इंडियन सिटीजनशिप। यानी इसी के तहत जो लोग लाहौर से अमृतसर आकर बसे थे, स्टेबल हुए थे 1948 से पहले, या 1948 अप्रॉक्स डेट है आपकी 19 जुलाई, उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगला है, इफ़ यू लेफ्ट, यानी आर्टिकल 7 क्या कहता है, इफ़ यू लेफ्ट इंडिया फॉर पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, अगर आपने भारत छोड़ा है 1 मार्च 1947 के बाद,
बट लेटर रिटर्न, यानी आप यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान में स्टेबल हो गए हैं लेकिन बाद में वापस आए हैं, लेटर रिटर्न टू इंडिया विद परमिट, परमिशन लेकर वापस आए हैं बाद में। देखिए स्टार्टिंग में हो क्या, जब दो कंट्रीज आपस में डिवाइड हो गई, एक बना आपका पाकिस्तान, दूसरा बना इंडिया। इंडिया सेकुलर था, यहाँ पर किसी धर्म विशेष को कोई खास वरीयता नहीं थी, और पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन डिक्लेयर किया गया। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, कुछ मुस्लिम्स यहाँ से जाकर वहाँ पे स्टेबल हुए पर उन्हें पसंद नहीं आया। फिर क्या हुआ, वापस वो इंडिया आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया में ही रहेंगे। उनके लिए बताया गया है कि जो गया है और 1 मार्च 1947, ठीक है, लिखा है बट लेटर रिटर्न टू इंडिया विद परमिशन, परमिशन के साथ वापस आए हैं, अब उन्हें इंडियन नागरिक माना जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है, अ मुस्लिम हु मूव टू कराची इन 1947। 1947 में अगर कोई मुस्लिम कराची में शिफ्ट हुआ है बट रिटर्न टू लखनऊ इन 1951, बट 1951 तक अगर वो इंडिया वापस आ जाता है परमिशन के साथ तो उसे इंडियन नागरिकता मिल जाएगी। अगला आर्टिकल क्या कहता है, इंडियंस लिविंग अब्रॉड, जैसे कोई इंडियन है जिसके पास इंडियन नागरिकता है लेकिन अब वो अब्रॉड में रहता है, कहाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अफ्रीका में रहता है, बर्मा में रहता है, कुड अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, इंडियंस लिविंग अब्रॉड यानी वो भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भले ही वो अब्रॉड में रहते हैं बट वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिखा है एन इंडियन ऑरिजिन पर्सन इन फिजी वुड रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजनशिप, कोई भले ही बाहर रहता हो लेकिन इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकता है। अगला आर्टिकल कहता है ए पर्सन वॉलंटरी टेक्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, किसी न किसी वजह से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भले ही इंडियन नागरिक है, सिटीजन है, लेकिन किसी रीजन बस किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, दे ऑटोमेटिकली लूज इंडियन सिटीजनशिप, यानी आपके पास एक ही रहेगी, या तो आप इंडियन ले लीजिए या फिर आप किसी दूसरी कंट्री की ले लीजिए। सीधी सीधी बात है, अगर किसी भी रीजन बस आपने दूसरी कंट्री की नागरिकता ली, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी नागरिकता, अपनी सिटीजनशिप आप इंडिया से खो देंगे। एन इंडियन हु बिकेम अ यूएस सिटीजन लूज इंडियन सिटीजनशिप, वो नागरिक जो भारत छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, इंडियन नागरिकता उसकी ऑटोमेटिक चली जाती है। ओवरऑल 5, 6, 7, 8, 9 ये उन चीज़ों को लेकर के है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जो पैदा हुआ है, जिसके पेरेंट्स पैदा हुए हैं या 1950 से उसको 5 साल हो गए हैं रहते हुए, तो वो भारतीय नागरिक है पहले से ही। सेकेंड क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया है कब, 19 जुलाई 1948 को, ठीक है, जब डिवाइडेशन हुआ तो वहाँ के दोस्त के कुछ लोग यहाँ पर आए, जैसे हिंदूज, जिसमें सिख और दूसरी कम्युनिटीज़ थी कुछ, आप कह सकते हैं हिंदू और सिख, वापस आए, इंडिया आकर रहने लगे, उनको भी नागरिकता इंडियन मिल जाएगी। इसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो 1947 में तो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन 1951 तक परमिशन लेकर इंडिया वापस आ गए हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम यहीं रहेंगे, यहीं की नागरिकता हमें चाहिए, तो उन्हें भी इंडियन नागरिक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन ये था, अगला मतलब पॉइंट ये कहता है, आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर कहीं दूसरी कंट्री में रहता है लेकिन अभी उसके पास किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता नहीं है तो इंडियन नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। लास्ट पॉइंट कहता है कि आपके पास एक ही रहेगी, इंडियन नागरिकता तो है आपके पास, लेकिन अगर आपने किसी बाहरी कंट्री की नागरिकता ली, सिटीजनशिप ली, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल लूज योर सिटीजनशिप फ्रॉम इंडिया, आप भारत से नागरिकता खो देंगे। तो ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 तक है। अब बात कर देंगे हम आर्टिकल 10 और 11 की। तो आर्टिकल 10 और 11 अगर हम बात करेंगे तो ये फिलहाल रोहिंग्यास के लिए ज़्यादा फिट बैठता है, समझाने के लिए आपको कि किन चीज़ों को लेकर के है। कहते रोहिंग्यास आर मुस्लिम्स इथिक ग्रुप फ्रॉम म्यांमार, रोहिंग्यास वो लोग हैं जो बेसिकली मुस्लिम ग्रुप्स हैं जो म्यांमार से हैं। इन 2017 म्यांमार मिलिट्री अटैक देम लीडिंग टू द मास एक्सक्यूट, यानी म्यांमार मिलिट्री ने उनके ऊपर अटैक किया था और बहुत भारी तादाद पर आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन हुआ उनका, और ऐसे में कई सारे जो रोहिंग्यास थे वो इलीगली इंडिया में इंटर कर गए, ठीक है, और हिस्सा बन गया, वेस्ट बंगाल में रहने लगे, असम में और जम्मू कश्मीर में इस तरीके से रहने लगे। अब उससे प्रॉब्लम्स क्या बढ़ी, सम एक्टिविटीज सेज इंडिया शुड गिव देम सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 8, कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडिया को उनको नागरिकता देनी चाहिए आर्टिकल 8 के तहत। अब आर्टिकल 8 क्या था, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति बाहर का है कहीं का और वो इंडियन नागरिकता चाहता है तो अप्लाई कर सकता है, लिखा इंडियंस अब्रॉड कैन रजिस्टर एज इंडियन, ठीक है।
अगला अब यहाँ पे द इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूज टेक। अब भाई लोगों ने तो ये कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने मना कर दिया इस चीज़ को, कहते हुए रोहिंग्यास आर नॉट इंडियन ऑरिजिन। रोहिंग्यास जो है वो इंडियन ऑरिजिन नहीं है। पार्लियामेंट हैज़ पावर, पार्लियामेंट के पास ये पावर है जो कि अंडर आर्टिकल 11 है, ये डिसाइड करना कि उनको सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है। यानी यस, पार्लियामेंट चाहे तो उनको सिटीजनशिप दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता है, ये पार्लियामेंट के पास राइट है, आप फोर्स नहीं कर सकते इस तरीके से। इलीगल माइग्रेंट्स डू नॉट क्वालिटी फॉर द इंडियन सिटीजनशिप क्वालिफाई, सॉरी, जो बाहर से इलीगली आए हैं वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। इलीगली आए हैं, पहली बात तो परमिशन लेकर ही नहीं आए हैं, तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये इंडियन गवर्नमेंट था। फाइनल वर्डिक्ट आया, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ द फुल राइट टू रेगुलेट सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 11 एंड डिसाइड नॉट टू गिव रोहिंग्यास इंडियन सिटीजनशिप। क्या फाइनल वर्डिक्ट आया कि आर्टिकल 11 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पार्ट 2 का हिस्सा है, उसके तहत भारतीय सरकार के पास फुल राइट है कि वो सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकता है और वो डिसाइड कर सकता है कि उनको रोहिंग्यास को देनी है नागरिकता या नहीं देनी। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं फेज 3 सिटीजनशिप एक्ट, जो कि 1955 में आया। देखिए ये सारा केस था 1950 के आसपास का, जब तक आपके जो आर्टिकल्स थे वो बनाए गए। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको समझा दिए हैं। अब क्या हुआ 1955 में, 1955 में, जो कि आफ्टर 1950 था, एक सिटीजनशिप एक्ट पारित किया गया। लिखा, सिंस आर्टिकल 5 to 9 only covered citizenship at the time of independence and the government passed the Citizenship Act 1955 to define rule for granting and lose citizenship after 1950। यानी जो आपके आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 9 तक है वो उस समय के लिए है जब इंडिया आपका 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। अब उसके बाद की अगर हम बात करेंगे, उसके बाद जो लोग बाहर रहते हैं वो इंडियन नागरिकता पाना चाहते हैं, इन कैसे लोगों की नागरिकता जाएगी, उन चीज़ों को लेकर के आपका आर्टिकल जो एक्ट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप एक्ट 1955। अभी किस बारे में और क्या कहता है, मेथड कहता है, क्या कहता है, देखिए, बाय बर्थ अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया बिफोर 1987 इज एन इंडियन सिटीजन। देखिए 1950 से पहले जो कहानी थी वो तो है ही है, अब ऐसा तो है नहीं 1950 के बाद बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे। तो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ है वो इंडियन नागरिक माना जाएगा। अ चाइल्ड बॉर्न इन मुंबई इन 1980 इज एन इंडियन सिटीजन। अगला है बाय डिसेंडेंट, यानी पूर्वजों से। इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर कोई बच्चा है जो भारत से बाहर पैदा हुआ बट हैज इंडियन पेरेंट्स, यानी उसके जो माँ बाप थे वो इंडियन थे। अब जैसे कई बार क्या होता है, कोई घूमने जाता है, किसी रीजन बस कोई बिजनेस करने जाता है, उसने उस कंट्री की नागरिकता नहीं ली है, लेकिन वहां पर जा करके वो उस बच्चे को पैदा करते हैं। अब बच्चा इंडिया में पैदा होता तो उसके पास इंडियन नागरिकता है, लेकिन बच्चा बाहर पैदा हुआ, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है उनको नागरिकता अभी भी इंडियन है, तो क्या कहता है, कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप, वो भी इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है। अ बेबी बॉर्न इन यूके टू इंडियन पेरेंट्स आर कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए, अप्लाई कर सकता है, बाय बर्थ नहीं होगा। अगला बाय रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पीपल विथ इंडियन एसेंट्री लिविंग अब्रॉड कैन रजिस्टर फॉर इंडियनशिप, जैसे नेपाली हैं, श्रीलंकन्स हैं, तो बेसिकली ये पार्ट रहे हैं इंडिया के, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। अगला है पॉइंट आपका बाय न्यूट्रलाइजेशन। अ पर्सन हु हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर मोर देन 12 years कैन अप्लाई। अब इसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे पूछे थे। 12 साल से ऊपर हो गया है उसको यहाँ पे रहते हुए इंडिया में, और आया था लीगली ही परमिशन ले करके, उसके बाद अगर वो चाहे तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बांग्लादेशी माइग्रेंट हु लिव्ड इन इंडिया फॉर मोर देन 12 years कैन गेट सिटीजनशिप। ठीक है, अगला है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। इफ अ न्यू टेरिटरी ज्वाइंस इंडिया इट पीपल बिकम्स, वो तो सीधी सीधी बात है, जैसे आपको पता है सिक्किम बाद में इंडिया का हिस्सा बना है, तो ऐसे में क्या होगा, जो सिक्किम के लोग थे, पहले सिक्किम इंडिया का हिस्सा नहीं था, तो उनके पास इंडियन नागरिकता भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही सिक्किम ने इंडिया को ज्वाइन किया, आप कह सकते सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया, वैसे ही वहाँ के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। द पीपल ऑफ सिक्किम बिकेम इंडियन सिटीजन व्हेन सिक्किम ज्वाइंड इंडिया इन 1975। 1975 में जैसे ही सिक्किम इंडिया का हिस्सा बना, वहाँ के लोगों को इंडियन नागरिकता मिल गई। चलिए अब हम बात करते हैं ओवरऑल
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 में जो आया, क्रिएटेड ह्यूज प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग में। इनफैक्ट पूरे इंडिया में इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, CAA को लेकर। ये क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब सिटीजनशिप के बारे में ऑलरेडी बताया गया 1955 एक्ट में, 1950 में। इसके बाद 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक नया CAA एक्ट पास कराया, अप्रूव कराया, और जिसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ। अब प्रोटेस्ट की वजह क्या थी? द CAA अलाउज द प्रोसिक्यूशन माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख्स, बौद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान टू गेट इंडियन सिटीजनशिप इफ दे केम टू इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014। कोई भी व्यक्ति है जो पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है या फिर अफगानिस्तान का है, जहाँ पर ये लोग माइनॉरिटी हैं। कौन लोग? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या क्रिश्चियन। ये लोग इन देशों में से कहीं भी रहते थे और 2014 से पहले इंडिया आ गए हैं, 31 दिसंबर 2014 से, तो वो उनको इंडियन सिटीजनशिप ऑफर की जा रही थी। द लॉ एक्सक्लूड्स मुस्लिम्स। अब इसमें से देखिए यहाँ पे साफ क्या किया गया है कि हिंदूज, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर पॉइंट्स है हिंदूज, बौद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। यहाँ पर किसको हटाया गया है? मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है मुस्लिम्स को। बात ये कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आया है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप देंगे। लेकिन कौन कौन? हिंदू होना चाहिए, सिख होना चाहिए, बौद्ध होना चाहिए, जैन होना चाहिए, पारसी और क्रिश्चियंस। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका आर्टिकल 14 जो कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के है, इसके बाद बस फंडामेंटल राइट्स से आपके स्टार्ट होंगे, जिसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। यानी किसी को लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है। इस चीज़ को लेकर के डिबेट हुए और डिबेट इनफैक्ट प्रोटेस्ट हुए आप कह सकते हैं, और ये प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हुए। क्या रिजल्ट आया? अब क्या कहना था जो डिबेट्स में, क्या लोगों ने कहा? अगर हम उस चीज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कंट्रोवर्सीज के लिए जो सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ को, वो कहते थे, यानी जिनको लगता था CAA सही है, उनका मानना था इट हेल्प्स प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ गलत हो रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ वो माइनॉरिटीज़ है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो ये सिर्फ उनके लिए है, उनके राइट्स को लेकर के है। ये किसी भी तरह से इट डज नॉट इफेक्ट इंडियन मुस्लिम्स। यहाँ पे जो रहने वाले मुस्लिम्स हैं ये किसी भी तरीके से उनको इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो तो रहेंगे ही वैसे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ये बात कही गई है उन लोगों को लेकर के जो इंडिया से बाहर रहते थे, वो इंडिया में आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले। अब क्यों आए हैं? ऑब्वियस सी बात है, उनके साथ कुछ गलत किया गया होगा। तो इसमें इंडियन मुस्लिम्स के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, ये उनका मानना था। अगला पॉइंट उनका था इट इज़ फॉर पीपल हु वर ऑलरेडी लिविंग इन इंडिया फॉर ईयर्स। और ये उन लोगों के लिए है 2014 से लगातार रह रहे हैं। कब बना? 2019 में। तब तक अगर आप देखेंगे तो एवरेज 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो फिर ये उनका मानना था कि ये बिल्कुल कर सकते हैं, ये भाई जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं यहाँ से, हम उनको नागरिकता दे रहे हैं। अब जो इसको अपोज कर रहे थे उनका मानना क्या था? इट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स के साथ भेदभाव है। और सीधी सीधी बात है कि अगर आपको नागरिकता देनी है 2014 से पहले तो फिर आप सबको दीजिए। ऐसा क्या है कि नहीं हम मुस्लिम्स को नहीं देंगे, हम हिंदूज को देंगे। देखिए यहाँ पर हम हिंदूज को देंगे, हम सिख को देंगे, बौद्धिस्ट को देंगे, जैन्स को देंगे, पारसीज को देंगे, लेकिन हम मुस्लिम्स को नहीं देंगे। तो उनका मानना था कि भेदभाव कर रहा है। अगला था ये वायलेट करता है सेकुलर करेक्टर को। एक तरफ आप कहते हैं इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पर हम धर्म के भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन आप कर रहे हैं। तो इंडिया में ही 2014 से पहले मुस्लिम्स भी आए होंगे, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? आप उनको नागरिकता नहीं दे रहे हो। और आप किसको दे रहे हो? आप हिंदूज, सिख, बौद्ध, जैन और पारसीज, क्रिश्चियंस को दे रहे हो। इसका मतलब तो हो गया ना, ये सेकुलरिज्म जो आप क्लेम कर रहे हो वो तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो आप एक धर्म विशेष को आप बिल्कुल नकार दे रहे हो। उनका ये मानना था।
अगला पॉइंट था इट में लीड टू द एनआरसी। अभी क्या होगा, एनआरसी के लिए जाएगा जिसमें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के इश्यूज भी पैदा होंगे। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आए और आर्ग्यूमेंट चले भी काफ़ी दिनों तक और प्रोटेस्ट हुआ। और प्रोटेस्ट होने के बाद क्या हुआ दैट वी ऑल नो वेरी वेल। अभी भी ये इशू बीच बीच में उठता रहता है एंड दैट इज़ व्हाट वी नो। चलिए अब हम फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं इतना जो हमने पढ़ा अब तक उसमें क्या था। बेसिकली अगर हम पार्ट 2 की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कौन भारतीय है और कौन भारतीय नहीं है, हु इज़ इंडियन और हु इज़ नॉट। आप कह सकते हैं हु इज़ इंडियन सिटीजन। ये डिफाइन करता है, इट हेल्प डिफाइन सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब देश आज़ाद हुआ उस समय की नागरिकता को भी डिफाइन करता है। इसके बाद ये भी डिफाइन करता है कि जो व्यक्ति फॉरेन में दिखा है, इट क्रिएटेड क्लियर रूल्स फॉर द फॉरेनर्स टू बिकम एन इंडियन सिटीजन। उन लोगों के लिए रूल्स डिफाइन किया गया जो बाहर रहते हैं और वो इंडियन सिटीजन बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए इट इंश्योर्स द नेशनल सिक्योरिटी बाय प्रिवेंटिंग इलीगल इमिग्रेशन। बिना परमिशन के आप इंडिया में आएंगे तो फिर आपको इसका पेनल्टी भरना पड़ेगा। ये उन चीज़ों को भी डिफाइन करता है। लास्ट में कहा गया इट इज स्टिल हॉट पॉलिटिकल टॉपिक, जहाँ पर CAA NRC विल कीप इन्वॉल्विंग। यानी इतना सब कुछ होने के बाद आर्टिकल 11 तक के प्रोविजंस हैं जिसमें कहा भी गया है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट है, वो डिसाइड कर सकता है किसको देना है किसको नहीं देना है। इसके बाद भी CAA और NRC एक हॉट टॉपिक बने हुए हैं। और हॉट टॉपिक बनने की वजह है कि प्रियम्बल में पहले से सेकुलर वर्ड जोड़ा हुआ है आपने, तो आप धर्म विशेष को कोई खास तवज्जो देना चाहते हैं या दे रहे हैं वो बात और, ये दे सकते अधिकार तो है आपके पास, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है। आर्टिकल 11 आपको राइट देता है, आर्टिकल 10 आपको राइट देता है। बट मेन चीज़ ये है कि राइट तो देता है लेकिन बात नेचर की है। कॉन्स्टिट्यूशन नेचर क्या है, इंडियन का नेचर क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ये आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन माई व्यूज। बाकी जो चीज़ें हैं आप जाकर खुद से भी चेक कर सकते हैं। आज का ये जो हमारा टॉपिक था दैट वाज अबाउट द पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर हमने बात की सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप 1947 के टाइम की, 1950 के टाइम की एंड उसके बाद 1955 के बाद की, और तब से लेकर के अब तक जो भी प्रोसेस हुए हैं उन सबको हमने डिटेल में समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक पे। नया टॉपिक इनफैक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स को, उसके में मिलेंगे हम, जिसको हम सेक्शन वाइज बांटेंगे। चूँकि रीज़न ये फंडामेंटल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन बच्चों के लिए भी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो है ही है, उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लॉ के स्टूडेंट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स तो आपको सबको पता होने ही चाहिए, तो वो क्लास भी थोड़ी बड़ी होगी। तो आज के फिलहाल ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, लॉ सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।